हेलो इन्वेस्टर्स। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के बारे में हमने बहुत कुछ समझा है हमारे पहले के वीडियोस में। तो हमने समझा है कि इस मैसिव टेलविंड में जो इंडिया में है 9 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसका बेनिफिट उठाएंगी, जो ये काम करेंगी। और इसी काम से रिलेटेड है एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ईपीसी का काम। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल कंपनी हम आपके पास लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। अब आप बोलिएगा एज कंपेयर टू दी अदर कंपनीज जैसे केईसी हो गया, कल्पतरू प्रोजेक्ट हो गया, इसमें अलग क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये कंपनी हम आपके पास क्यों लेके आ रहे हैं, इसके पास ऐसा क्या खास है, इसके पैरामीटर्स देखेंगे हम लोग, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, इसका काम करने का तरीका देखेंगे। तो और समझेंगे कि इस कंपनी के पीछे एक शेयर होल्डर को कितनी वैल्यू मिल सकती है इससे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेट लाइटिंग के बारे में। तो चलिए कंपनी के बारे में समझेंगे कि इसका मेन काम क्या है। तो मेजरली जो इसको रेवेन्यू आता है, इसका सबसे बड़ा काम है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ईपीसी। तो ईपीसी क्या होता है, पहले हम लोग वो क्लियर कर लेते हैं। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ईपीसी का क्या मतलब हुआ। अगर कहीं पे गुजरात में एक सोलर प्लांट है, उधर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर पैनल से, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए आपको शहर तक लेके जाना पड़ेगा। शहर तक वो जाएगा, या तो अलग अलग तरीके से जा सकता है, उसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन लगती है। अब ये लाइन आपने कभी देखा होगा, कभी आप ट्रेन या फिर हाईवे से ट्रैवल कर रहे होगे, तो जो बड़े बड़े पोल होते हैं, जो एक लैटिस टावर बोलते हैं उनको, उस पे ये हाई वोल्टेज वायर्स लगी होती हैं जो जा रही होती है। अब आपके रास्ते के बीच में कुछ भी हो सकता है, उसमें नदी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट हो सकता है। तो जो कंपनी है, ये एक तरीके की ठेकेदारी समझ लो आप, कि जो पावर ग्रिड है उसने बोला कि मेरे को यहां से यहां तक का लाइन चाहिए बिछा हुआ, कौन बना के देगा। तो उसके लिए कंपनीज बिड करती हैं कि मैं आपको इतने में बना के दूंगा। तो उसके लिए इनको देखना पड़ता है कहाँ से बिजली जा रही है, कहाँ से जाएगी, बीच में क्या नदी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उन्हें अपनी इंजीनियरिंग और डिज़ाइन लगाना पड़ता है उसमें। और ये अपना कुछ काम सब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, कि हर काम एक कंपनी नहीं करती है। तो कौन कितनी एफिशिएंटली ये काम कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि ये काम कितना अच्छा होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, अगर आप बहुत बड़े बड़े पोल बना रहे हो, लैटिस टावर्स बना रहे हो और उसके उसके वायर्स बना रहे हो, तो आप खोजोगे कि ये वायर्स कौन बनाता है या फिर ये पोल कौन बनाता है। उसका उसका सब कॉन्ट्रैक्ट दोगे कि ये बीच में ब्रिज बनाना है मेरे को, या फिर ये पोल इंजीनियर करने के लिए कुछ मेरे को खुदाई करनी है। तो अलग अलग कंपनीज इसको अलग तरीके से हैंडल करती हैं। इस कंपनी की खास बात क्या है कि इसका टावर प्रोडक्शन, वायर का या कंडक्टर जिसको बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन की फैसिलिटी है इसके पास। और जो हम लोग बाद में भी देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी इसकी कैसी है। तो इसके लिए जो वायर्स बनते हैं वो भी स्पेशल तरीके का कंडक्टर होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है और उसकी एक तरह की टेस्टिंग भी होती है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे कि ये हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 1200 किलो वोल्ट के रेंज में, उस तरीके का ट्रांसमिशन का कंडक्टर भी बनाता है। और ये सबस्टेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मैन्युफैक्चरिंग टावर्स, जो पूरे टावर्स लगते हैं, कंडक्टर लगते हैं। और मोनोपोल्स क्या होते हैं, मोनोपोल्स जो एक सिंगल बहुत लंबा लंबा सा पोल होता है जिसपे आप लाइट या फिर आप वायर डाल सकते हो, उसको मोनोपोल बोलते हैं। और इसकी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खास बात इसकी क्या है कि इसकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल प्रेजेंस है। ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, कैरेबियन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स इसने किए हैं। तो उस तरीके का ये बहुत मेजर काम है इनका। और इसके अलावा इन्होंने कौन सा काम किया, ये जो कंपनी शुरू हुई थी वो लाइटिंग की कंपनी बोल के शुरू हुई थी। तो इसमें ये आप जब स्ट्रीट लाइट्स देखते हो या फिर जो बड़ी वाली स्टेडियम की लाइट्स है,
चिन्ना स्वामी स्टेडियम की लाइट्स ट्रांसरेल लाइटिंग ने बनाई है फॉर एग्जांपल। तो वो जो हाई मास तरह की लाइटिंग होती है, पोल्स होते हैं, इंस्टॉलेशन उसका करने की, उसकी टेस्टिंग करने की, कमीशन करने की और उसका सपोर्ट लेने के लिए वो काम ये कंपनी करती है, पर ये उसका 1% ही है रेवेन्यू का। और फिर इसने रेलवेज का भी काम किया है। अब देखो रेलवे की भी बहुत बड़ी टेलविंड है, क्योंकि रेलवे के जो हमारी ट्रैक्स की इलेक्ट्रिफिकेशन होनी है हमारे, वो बहुत ही बड़ा काम है। और उसमें ये जो आप देखते हो ना, कभी ट्रेन से गया तो ऊपर एक वायर ऐसा लगा रहता है, पोल लगा रहता है जिसपे वो वायर रहता है, तो ये पूरा एंड टू एंड आपको वो बिठा के देता है। इसमें सिग्नलिंग सिस्टम भी देता है वो, उसके सबस्टेशन जो लगते हैं, अगर आप उतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके सबस्टेशन भी लगेंगे, उसके ट्रैक लिंकिंग, अर्थवर्क सब सब करके देता है ये आपको। तो ये उसका रेवेन्यू का 2% है। इसके साथ ये सिविल कंस्ट्रक्शन का काम भी थोड़ा मोड़ा करता है। तो ब्रिजेस, टनल, आपने सुना होगा एक इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज पटना में कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो उसमें दिस कंपनी वाज वन ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इन्होंने एक और नया काम जो शुरू किया है वो है सोलर ईपीसी का। तो आप देखोगे कि इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो इनकी सारी उंगलियां घी में है, क्योंकि अभी रेलवे का भी बहुत काम है, सिविल कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे स्मार्ट सिटी हो रहे हैं और ज़रूरत पड़ रही है फ्लाईओवर्स की, बिल्डिंग्स की, तो आपको मतलब कूलिंग टावर वगैरह भी बनाने की, तो उसमें भी डिमांड है। सोलर ईपीसी की भी बहुत डिमांड है। तो ये हर जगह अपना प्रेजेंस बनाते जा रहा है। तो ये एक तरह की टेलविंड है इस कंपनी के लिए। और इसको अपना पहला प्रोजेक्ट भी मिल गया है 80 मेगावाट का। तो जो सोलर ईपीसी का काम भी अभी इसका फुल फ्लेजेड विजिबल नहीं है हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम में, बट इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इट इज़ डूइंग। पर हम लोग यहाँ अपने फॉर आवर पर्पसेस वी विल फोकस ऑन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इसकी जो बनाने की कैपेसिटी है वो कैसी है। तो हम लोग जल्दी से देखेंगे इसके फैसिलिटीज़ के बारे में। इसकी 3 मेन फैक्ट्रीज हैं, गुजरात में वडोदरा में, देवली महाराष्ट्र में जहाँ पे ये टावर्स बनाता है, और सिलवासा और दादरा नगर हवेली में 2 लोकेशंस हैं। और एक और फैक्ट्री जो ग्रीनफील्ड बन रही है, नई फैक्ट्री है नागपुर में, FY26 तक आ जाएगी। तो अगर हम कैपेसिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी ये जो कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही भयानक 95% पे चल रही है। मतलब जितना इसके पास पॉसिबल है उतना वो बना रहा है टावर्स, और सारे खर्च हो रहे हैं। और सबसे मज़े की बात क्या है कि ये जो 84,000 मेट्रिक टन्स का पर एनम का कैपेसिटी है, ये इसको मोर देन डबल करने वाला है, 196,000 तक आने वाला है ये। सिमिलरली जो कंडक्टर्स की कैपेसिटी है इसकी 24,000 किलोमीटर्स की है, वो इसको ऑलमोस्ट डबल करके 49,000 तक लाने वाला है। तो इसके लिए इसका 2 फेज का कैपेक्स चल रहा है। पहले फेज में 327 करोड़ लगा के ये Q2 FY26 तक एक्सपेंशन होगा फैक्ट्री का, और जो दूसरा है जो नई फैक्ट्री बनेगी इसकी नागपुर में, उसके लिए करीब करीब 200 करोड़ का इसमें एक्सपेंस है कैपेक्स का। तो इसमें स्पेशल क्या है, अगर आप देखिएगा कि मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुनिएगा, दे एक्सपेक्ट द यूटिलाइजेशन टू रिमेन एट हाई लेवल्स, की वो अपना यूटिलाइजेशन डबल भी कर लेंगे FY26 तक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करके। दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अ मोर देन 95% यूटिलाइजेशन। तो अभी जितना बना रहे हैं उसका डबल बनाएंगे, वो भी पूरा का पूरा वो यूज़ कर देंगे। तो इसका इफेक्ट उनके रेवेन्यू ग्रोथ पे पड़ेगा। और अगर हम इसकी ऑर्डर स्प्लिट पे भी ध्यान देखें तो हमने जैसे कि कंसिडर किया था कि ये इसके 35% ऑर्डर्स एक्सपोर्ट से आए थे FY25 में, और डोमेस्टिक अभी 65% था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनके रिवेन्यू स्ट्रीम में। जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसके हिसाब से आप अगर सुनोगे तो इनका 50-50 का रेशियो रखने का टारगेट है, इम्पोर्ट्स सॉरी जो फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट का इनका पाइपलाइन है उसको। तो आगे चलो इस कंपनी के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं, ये कैसे क्या स्टार्ट हुई, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है।
तो इस कंपनी को एक ऑलराउंड तरीके से समझते हैं क्विकली। जब भी मैं ऐसे कंपनी को देखता हूं तो मैं 5 चीज देखता हूं। ये कंपनी चला कौन रहा है, ये कंपनी जिस सेक्टर में है उसका क्या ग्रोथ स्कोप है, ये कंपनी का खुद का क्या ग्रोथ स्कोप है, उसके पास चैलेंजेस क्या है और उसके पास स्पेशल क्या है। तो चलिए हम लोग क्विकली ये सब देखते हैं। जो ये जो कंपनी चल रही है, इसको दिगंबर चुनीलाल बगदे 1984 से शुरू किया था और तब से चला रहे हैं। ये मतलब ये जो प्रमोटर हैं ये काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री की। इनके जो एमडी सीईओ हैं रणदीप नारंग, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है ईपीसी और मार्केटिंग के फील्ड में। तो ये जो प्रमोटर का जो कंपनी चला रहे हैं काफ़ी सीरियस तरीके से चला रहे हैं। इनके पास कोई प्लेजिंग नहीं है, इनकी होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। तो इनका जो स्ट्रेटेजिक विजन है उससे भी आप देख सकते हैं कि ये हर एक तरीके के ग्रोथ को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेक्टर के बारे में तो हम जानते ही हैं, सेक्टर का कितना मैसिव टेलविंड है कि पावर सेक्टर में 22 लाख करोड़ रुपए आने हैं इस रिन्यूएबल्स के कारण और इस जनरेशन के कारण। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन में ही जो एनईपी है इसके अकॉर्डिंग्स में 9.1 लाख करोड़ आने हैं एनईपी 24 के हिसाब से। तो अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के टर्म्स में देखेंगे तो इसमें भी जो 191,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस ऐड होनी है, इसमें से एचवीडीसी नेटवर्क भी रहेगा। और जो इंडिया की जो ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन है उसमें भी 485,000 से 648,000 तक का एस्टिमेट है इसका बढ़ने का 2032 तक। तो सेक्टोरल टेलविंड्स के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। इंडिया एक ऐसे ट्रांजिशन के फेज में है कि हर तरीके के काम रिगार्डिंग रिन्यूएबल्स, रिगार्डिंग ट्रांसमिशन का टेलविंड है। तो अभी हम लोग आते हैं इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो इस सेक्टर में तो बहुत सारे महारथी बैठे हुए हैं, तो इस कंपनी ये कितने अच्छे से इस पोटेंशियल को टैप कर पा रही है तो ये समझते हैं हम लोग। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इसके जो ऑर्डर्स हैं ऑलमोस्ट 60-40 का स्प्लिट है। ठीक है, जो इनके पास जो ऑर्डर बुक पड़ी हुई है 15.6 थाउजेंड करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी है। 44% ईयर ऑन ईयर का इनका इम्प्रूवमेंट आया था जो Q1 FY26 रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो इसके। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 से 2.5 साल का काफ़ी अच्छा रिवेन्यू विजिबिलिटी है। और जो इसकी ऑर्डर इनटेक है वो मोस्टली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो 93% आपका जो पैसा आएगा इधर से ही आएगा। और अगर इस कंपनी को देखें ये कितनी बड़ी कंपनी, तो इसका अप्रॉक्स 10 to 12% का मार्केट शेयर है। जो पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसमें ये बिड करेगा इंडिया के लिए, उसमें इसके 10 to 12% का एस्टिमेट है। और पावर ग्रिड के 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आने हैं। तो उसमें ये मैनेजमेंट का जो फाइनल आप सुनिएगा कमेंट्री, उसमें 25% तक की एनुअल ग्रोथ का टारगेट है। ठीक है, जो बिड करेंगे ये लोग उसमें ये 8 to 10% विन रेशियो का एस्टिमेट रखते हैं ये। राइट, तो इसमें चैलेंजेस के टर्म्स में देखेंगे तो क्या है, इनके पास एक बांग्लादेश का प्रोजेक्ट था। तो बांग्लादेश में जब से वो रेजिम चेंज हुआ तो वो दैट हैज़ बिकम अंडर प्रेशर कि आपको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने वो क्लैरिफाई किया कि उसमें जो रिसीवेबल्स मिलने थे, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें दे आर स्टिल ऑन ट्रैक। तो दे एस्टिमेट कि ये केवल 5 से 6% तक ही रह जाएगा उनके टोटल रिसीवेबल में से। ये टोटल जो अमाउंट था वो 400 करोड़ का रिसीवेबल था। दूसरा इनके पास जो रिस्क फैक्टर क्या आता है कि गवर्नमेंट टेंडर का और जो जिस तरह का काम है ये पावर ग्रिड से आ रहा है वो एक तरीके का आप बोलोगे कि अगर स्पेंडिंग रुक गई तो ये भी रुक जाएगा। पर जिस फेज में है हम लोग, जिस तरीके की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह की प्लानिंग है, तो ये तो अभी काफ़ी दिन तक कंटिन्यू रहेगा। तो जैसा हमने ऑर्डर बुक विजिबिलिटी में भी देखा था, तो अभी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स तक तो ये टेलविंड रहेगी इसमें। तो इसके बाद जो इनका जो चैलेंजेस का फैक्टर है कि इसमें कंपटीशन बहुत है।
तो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करेंगे तो इनको चाइनीज़ ईपीसी कंपनी से कंपटीशन है। अगर इंडियन की बात करेंगे तो बड़े प्लेयर्स जैसे केसी कल्पतरू हैं, तो ये लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। इसके कारण हमेशा मार्जिन पे एक प्रेशर आता है। ऑल्दो दे हैव मेंटेन कि ये 12.5 to 12% का मार्जिन मेंटेन करेंगे, ऐसा टारगेट है इनका। एक और इनके पास जो रिस्क आती है वो प्राइस वोलेटिलिटी की तो आती है, सप्लाई चेन की भी बात हो जाती है, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो सबसे पहले बात आपका करेंसी रिस्क आता है, क्योंकि आप दूसरे करेंसी में लेना देना होता है। आप वहाँ तक सामान कैसे पहुँचेगा जाएगा, वहाँ पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होंगे। आप अगर अफ्रीका में कहीं पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो क्या उसमें और भी कुछ रिस्क हैं, वहाँ पे जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, किस तरीके का एग्जीक्यूशन होगा वहाँ पे, तो उसमें कुछ डिलेज तो नहीं आ जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट में एक डिले का एक पेनल्टी क्लॉज भी होता है, तो वो भी इन लोग को देखना पड़ता है। तो इसमें ये काउंटर क्या कर रहे हैं, इसको ये कैसे ओवरकम कर पाएंगे, तो अगर आप देखोगे तो हमने पहले भी बात की है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस इंडस्ट्री में, तो उसके कारण इनके पास एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से एक सेलेक्टिव बिडिंग करते हैं। तो जैसे इंटरनेशनल टीएनडी प्रोजेक्ट वो तभी बिड करेंगे जब उसमें एक मल्टीलैटरल फंडिंग होगी, तो उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी पैसे मिलने में। तो ये अपना जो कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज कर रहे हैं ये। और जो इनके पास जो प्रोजेक्ट के स्प्लिट हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो अगर ये 58 कंट्रीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सबका काम बढ़िया से चल रहा है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम देम कि इनके कितने अलग तरीके की रीच है, कितने वाइड रीच है। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द कंपनी कि वो इतना मैनेज कर पा रही है, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर पा रही है। तो चलो इसका क्विक फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो हम लोग जो स्पेशल चीज़ बोल रहे थे इस कंपनी के बारे में वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में 30% की CAGR से रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है। जो इसका एबिटा मार्जिन है, अगर आप कंपेयर कीजिएगा बाकी कंपेटिटर से, KEC से और कल्पतरू से, तो उनके एबिटा मार्जिन 8% और 7% के रेंज में रहते हैं। और अगर पैट मार्जिन की भी बात कीजिएगा तो जो यहाँ पे हमें 6% मिल रहा है, KEC कल्पतरू का 3% के अराउंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसकी सुपीरियॉरिटी है एक तरह से। अगर आप इसके एफिशिएंसी पे भी देखिएगा तो ये बहुत ही ब्रिलियंटली कैश टू कैश साइकिल अपना नेगेटिव है। और जो इनके पेएबल डेज हैं वो कैसे वो मैनेज कर रहे हैं अपने रिसीवेबल डेज से वो बढ़ा करके। और इनका जो फिक्स एसेट टर्नओवर है दैट इज़ ब्रिलियंट, दैट इज़ 13.3 विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप उसकी बैलेंस शीट पे नज़र डालिएगा तो डेट अंडर कंट्रोल है, और जो इक्विटी साइड है वही उधर से ही फंड रेज हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पिक्चर। जो डेट बाई इक्विटी है 0.4 का है, इंटरेस्ट कवरेज स्पेक्टेक्युलर, तो वो भी 4 का है विच इज़ गुड। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे हम तो वो भी हमें सही देखने को मिला है लास्ट FY में। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका जो ROE ROCE है वो भी दूसरों से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आप बाकी KEC और कल्पतरू के ROE देखेंगे तो वो आपको 10-11 के आसपास नज़र आएंगे। तो ये उस तरीके से, ये ऑल्दो साइज़ में छोटी कंपनी है पर इसका परफॉर्मेंस के जो मेट्रिक्स हैं वो आपको बेटर दिख रहे हैं हर तरीके से। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के वैल्यू भी देखें किस तरीके से रेवेन्यू की ग्रोथ हो रही है और मार्जिन एक तरह का स्टेबल बना हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम वैल्यूएशन के टर्म्स में देखेंगे इसको, तो इसका जो P/E है ये 27.5 है और PEG कितना फैंटास्टिक 0.5 का PEG है। तो जो अगर इसका वैल्यूएशन अगर हम बड़े प्लेयर्स का देखें, जो KEC कल्पतरू है वो 30 के पास का उनका P/E है। तो ये PEG डेफिनेटली जस्टिफाइज दिस PE। तो देयर इज मोर हेडरूम फॉर ग्रोथ। और यहाँ पे अगर हम EV/EBITDA की भी बात करें
तो ये एनुअल वैल्यू 9.3 है, जो अभी अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 14 जाएगा। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कि किस रेंज में होना चाहिए ये, तो कल्पतरू और केईसी को देख के हमें एक 12 टू 16 का रेंज मिलेगा उसका। तो क्योंकि अगर ये इतना अच्छा कर रहा है, इसके मैट्रिक्स आपको ये ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है ये कंपनी, तो मार्केट इसको भाव भी ज़्यादा देगा। तो इसका अगर हम लोग ईवी बाय एबिटा हम लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें 14 टू 16 का बहुत ही अच्छा रेंज दिखाई दे रहा है इसमें। और अगर हम मैनेजमेंट गाइडेंस लें, मैनेजमेंट हैज़ सेड कि वो 25% से रेवेन्यू ग्रो करेंगे। तो 25% रेवेन्यू ग्रोथ मतलब समझ लीजिए 6,600 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू होगा। उस पर अगर हम 12.5% एबिटा लगाएंगे, अराउंड 800 करोड़ का एबिटा आएगा। और अगर आप बैक कैलकुलेट कीजिएगा कि ईवी बाई एबिटा की वैल्यू अगर हम 14 टू 16 लें तो इसका मार्केट कैप क्या होना चाहिए, तो आपको ये मार्केट कैप 11,400 और 13,000 के बीच में आएगा। मतलब करंट प्राइस से इसकी 10 टू 25% का हेडरूम है ग्रोथ के लिए, कंसिडरिंग 25% इस फाइनेंशियल ईयर तक का ग्रोथ। So this looks to be a very good deal here. तो जल्दी से शेयर होल्डिंग पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये प्रमोटर की बहुत सॉलिड 71% होल्डिंग है, जिसमें से 0% प्लेज है। FIIs का स्लाइड स्टेक इंक्रीज हुआ है 1.43% का। DIIs ने पोस्ट IPO थोड़ी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है। इसमें से बड़े नाम टाटा और LIC है जो बाइंग की है जिन फंड्स ने। अगर आप चार्ट्स पे भी देखें तो इसका 820 लेवल्स पे रेजिस्टेंस दिखता है हमें, और ये 20 DMA पे सपोर्ट लेता हुआ, और दूसरा इसका सपोर्ट जो है वो 700 टू 720 लेवल्स का एक यहाँ पे सपोर्ट है। तो ऑल इन ऑल अगर हम इस स्टॉक के बारे में देखेंगे, जिस तरीके का टेलविंड मिला है इस सेक्टर में और जिस तरीके का इस स्टॉक का परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू द अदर बिगीज, तो ये आपको बेटर अर्निंग्स दे रहा है, बेटर ग्रोथ दे रहा है, तो मार्केट इसको ज़्यादा भाव भी देगा। तो हमें इसको ये देखते रहना है कि जो मैनेजमेंट का 25% का ग्रोथ टारगेट है और जो एबिटा का मार्जिन का टारगेट है, क्या वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। इसके जो एग्जीक्यूशन में जिस तरीके से कॉल में बात हुई है कि बांग्लादेश के रिसीवेबल्स में कोई इशू नहीं है, और बाकी जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है सोलर EPC में वो कैसा प्ले आउट होता है, उससे क्या और ग्रोथ आएगी, तो ये सब चीज़ हमें वॉच करते रहना है। ऑल एंड ऑल ये स्टॉक हमें बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग देता है क्योंकि बाकियों से ये अच्छा परफॉर्म करेगा और इसमें काफ़ी हमें विजिबिलिटी भी नज़र आती है। तो ऐसे ही हम लोग और कंपनीज डिस्कस करते रहेंगे और सेक्टर के बारे में जानते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।